ये जब भी बुलाते हैं मुझे या जब भी कभी बात करते हैं, कोई भी ऐसी बात हो ना, तो मैं एकदम स्टैंड लेता हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। हमें आधा पौना घंटा लगता है, क्योंकि उसका पूरा हमने चाइल्डहुड से अभी तक लेना होता है, प्रेगनेंसी हिस्ट्री लेनी होती है। डॉक्टर रजनीश को मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ और मैं अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 दिसंबर न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगिता। आज हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर रजनीश होम्योपैथी क्लिनिक। यहां पर लोगों का इलाज बातचीत से किया जाता है। पहले ये जानकर हमें भी थोड़ा अटपटा लगा, थोड़े हैरान हुए, पर बाद में जब यहां पर आकर लोगों से बातचीत की, पेशेंट से बातचीत की, तो जाना कि सबसे बड़ा जो राज है इसी में छिपा हुआ है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा डॉक्टर रजनीश से बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। हाँ सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि राज वाली बात हमें ये पता लगी है कि यहाँ पर जो इलाज होता है बीमारी का जो रूट कॉज है वो बातचीत से ढूंढा जाता है और इलाज भी बातचीत में ही हो जाता है। हाँ जी, एक्चुअली जो पेशेंट की हिस्ट्री है, केस टेकिंग हिस्ट्री है, उसी में ही कॉजेज होते हैं। हम एक्चुअली बीमारियों के नाम पे नहीं चलते कि माइग्रेन है तो उसको ये पेन किलर, या जॉइंट पेन से अर्थराइटिस है या उसको भी ये पेन किलर दे दिए। तो हम रूट कॉज पे पहुंचते हैं पेशेंट के। रूट कॉज मीन्स कि उसका रीज़न क्या हो सकता है। अगर हमारे पास 5 पेशेंट एक ही बीमारी के आते हैं तो सबका रीज़न अलग होता है, मेडिसिन भी अलग ही होगी। इसको कहते हैं इंडिविजुअलाइजेशन। चाहे बीमारी सेम है, क्योंकि अगर तो उसको जड़ से खत्म करना है तो हमें रूट कॉज पे पहुंचना पड़ेगा। तो हम उसकी पूरी हिस्ट्री में जाते हैं, फ्रॉम चाइल्डहुड और अभी की। फैमिली हिस्ट्री में भी कुछ डिजीज होती हैं कि जो आगे आगे चलती हैं, तो उसका ट्रीटमेंट का क्राइटेरिया भी डिफरेंट होता है। सिर्फ ये नहीं है कि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट हमारे पास पेशेंट लेके आ गया या सीटी स्कैन है हमारी लेके आ गया, जो नॉर्मली हम देखते हैं, तो उसको दवाई शुरू हो गई, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री टेकिंग जरूरी है, क्योंकि मे बी इस पेशेंट में कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेज हो, इस पेशेंट में कुछ डाइट में प्रॉब्लम हो, जो पेशेंट ले रहा है उसकी बैलेंस नहीं है, इस पेशेंट में हो सकता है हेरिडिटरी फैक्टर हो, और तीसरे पेशेंट में कोई और वजह हो सकती है। तो हम हर केस में फ्रॉम चाइल्डहुड तो अभी तक पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि चाइल्डहुड में कोई एब्यूज, जैसे फीमेल्स में पार्शियलिटी की जाती है मेल एंड, तो उससे भी हमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आता है बच्चों में, या बच्चों के पेरेंट्स जैसे कि पर्टिकुलर फील्ड में लेके जाना है और बच्चे का मन कहीं और है, तो उसमें बच्चे का एम्बिशन पूरा नहीं होता, वो भी डिजीज क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर किसी को माइग्रेन भी है तो ये कॉजेज भी हो सकते हैं, तो हमें वो रूट कॉज पकड़ के वहाँ डिजीज के स्टिमुलस के ऊपर एक्शन करना है, तो वो फिर क्योर का एक्शन शुरू होता है। इवन छोटे बच्चों के केस में जो 2 साल के, जिनको हम इन्फेंट्स कहते हैं, हमें मदर की प्रेगनेंसी हिस्ट्री के ऊपर चलना पड़ता है। बच्चा ऑटिज्म है, छोटे से बच्चे को अभी वो 2 महीने का, 3 महीना है, चेस्ट इन्फेक्शन है, छोटे से बच्चे को एक्जिमा है, तो मदर की प्रेगनेंसी हिस्ट्री में जाएंगे। कई बार वहाँ स्ट्रेस फैक्टर होता है, जैसे हस्बैंड पास नहीं रहता, या मदर इन लॉ डोमिनेट, या बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लिए होते हैं विदाउट एनी रीजन, क्योंकि हमारे इंडिया में सेल्फ मेडिकेशन का बड़ा ट्रेंड है जी। तो वो किए होते हैं। स्किन डिजीज होती है छोटी सी प्रेगनेंसी में, वहाँ लोशन लगा देते हैं, जो कि कुछ कंट्रीज में ये सारी चीजें बैन है, इवन फॉरेन कंट्रीज में। मतलब ये चीजें भी बीमारी का कारण हो सकती हैं, क्योंकि सप्रेशन है ना। हमारी बॉडी लेयर की बनी हुई है, फ्रॉम 7 लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। तो जहाँ डिजीज सप्रेस होगी वहाँ उस बच्चे में फ्रॉम इमोशन, फ्रॉम डाइट। अब हमने एक बच्चे का केस लिया है पर्टिकुलर डिजीज का, तो उसकी प्रेगनेंसी हिस्ट्री में बहुत सारी वॉमिटिंग्स, नोजिया। देखो कोई भी डिजीज है, अगर हम उसका रूट कॉज पकड़ लेते हैं कि ये उसकी जड़ है और उस पर काम करते हैं तो ट्रीटमेंट है। इवन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, जिसका कहा गया है कि हमारे अंदर इम्यूनिटी भटकती है और वो भटक जाती है, उसको ठीक करना मुश्किल है। अगर वो इम्यूनिटी भटकी क्यों है, अगर हम रीजन फाइंड आउट कर लें तो ट्रीटमेंट है उसका। कितना एक पेशेंट जब आपके पास आता है तो उसको समझने के लिए, उसकी केस हिस्ट्री जानने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए कितना टाइम लगता है? हमें आधा पौना घंटा लगता है, क्योंकि उसका पूरा हमने चाइल्डहुड से अभी तक लेना होता है, प्रेगनेंसी हिस्ट्री लेनी होती है। तो आधे पौने घंटे में हम समझ आते हैं कि रीजन क्या क्या रहे हैं। इवन अगर 2 साल की हमने बात की बच्चे की, उसके बाद हमारे पास अगर कोई पर्सन 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स में आता है, तो हम शुरू से चलते हैं कि बचपन में कोई डोमिनेशन तो नहीं रहा, कोई अब्यूज की हिस्ट्री होती है, जैसे स्कूल में टीचर्स के थ्रू या कुछ भी ऐसा है, या पार्शियलिटी की जाती है, तो हम वो सिम्टम पकड़ते हैं, डिसीव्ड, एम्बिशन एंड जो भी है। फिर बच्चा जब बड़ा होता है तो
उसकी वो जो जिस लाइन में जाना होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जी, पेरेंट्स जी, उस जी, लाइन में नहीं जाने जी। देते, तो सोच के उसको भी डिजीज डेवलप होती हैं कि मैंने उस लाइन में जाना था और मेरे पेरेंट्स ने यहाँ करा दी। ये हमें पेशेंट खुद बताते हैं, बच्चे खुद बताते हैं कि हम जबरदस्ती ये कर रहे हैं, जाकि हमें उस लाइन में जाना था। तो जब अपने पुराने बिल्कुल। फ्रेंड्स को देखती हूँ उस लाइन में गए हुए, तो मुझे बड़ी ठीक, जेलसी फील होती वो वही चीजें, वो भी कॉज बन सकते हैं। जेलसी एक टाइम के बाद एक हद से ज्यादा हमारे अंदर डिजीज क्रिएट करती है। फिर जब बच्चे की शादी होती है तो आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो डिजीज क्रिएट करती है, उनको डोमिनेट किया जाता है। जैसे बच्चा बड़ा रिस्पॉन्सिबल है बट आफ्टर मैरिज उसको कुछ भी नहीं समझा जाता, तो वो भी एक माइग्रेन का कारण बनती है। तो हमें हर एंगल से देखकर उसकी फिर डाइट पैटर्न, नाइट्स में जैसे नाइट क्लब्स हैं, लेट खाना, आके सो जाना, अल्कोहल ड्रिंक्स, ड्रग्स, ये डिजीज क्रिएट करती है। तो कॉजेज तो बहुत सारे होते हैं, सिर्फ बीमारी का कारण ये नहीं है कि माइग्रेन है, वन साइड है, राइट साइड, लेफ्ट साइड और दवाई दे दी। तो हमें ये रीजन में जाना पड़ेगा। अगर हम इस रीजन में जाएंगे, किसी से भी पैथी में जाएंगे, और वो तो उसका क्योर पॉसिबल है। ये तो हो गई कि रूट कॉज ढूंढने वाली बात। और अब बात आती है कि मेडिसिन इन सारी प्रॉब्लम्स में, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का रूट कॉज अगर अलग होगा तो उन चीज़ों में मेडिसिन कैसे काम करती है? मेडिसिन हमारी होम्योपैथी काम करती है इम्यूनिटी के ऊपर, क्योंकि ये जो मैंने आपको जो कारण बताए ये बहुत कम है। होम्योपैथिकली बहुत और रीजंस होते हैं जो हिस्ट्री टेकिंग होते हैं, इतना हमारे पास समय ही नहीं है। तो जो इम्यून सिस्टम है जब वो भटक जाता है, इग्नोर हो जाता है बॉडी में, तो वो कई बार ओवर एक्ट कर देता है। तो हम जब उसको उसकी डिजीज के कारण के ऊपर, रूट के ऊपर, उसके कॉज के ऊपर मेडिसिन से स्टिमुलस करते हैं, तो उसी पेशेंट का इम्यून सिस्टम इंक्रीज होता है जो डिजीज को ओवरकम करता है। हमारी पैथी में ऐसा नहीं है, ये माइग्रेन की दवाई है, ये जॉइंट पेन्स की दवाई है, ये आपके बालों की दवाई है, मार्केट से जाके ले लो, ऐसा नहीं है। हमारे पास कंसल्ट कर इसीलिए पेशेंट को करना होता है क्योंकि हमें उस पेशेंट की इम्यून सिस्टम को इंक्रीज कैसे करना है कि वो डिजीज को ओवरकम करे। हमारी बॉडी में पंजाब पुलिस भी है, मिलिट्री फोर्स भी है, आर्मी फोर्स भी है। जब हम इम्यूनिटी को एक्यूरेट करेंगे, वो खुद देखेगी कि हमें किस फोर्स को भेजना है और वो डिजीज को ठीक करेगी वो। चलिए, ये तो बात हो गई कि इम्यूनिटी पे हम वर्क करते हैं। डॉक्टर रजनीश क्लिनिक की अगर बात की जाए तो कौन कौन सी स्पेसिफिकली जो डिजीज हैं वो यहाँ पर उनकी मेडिसिन सी जाती है? हमारे पास यहाँ एलर्जिक राइनाइटिस, जैसे छींके जुकाम बहुत लोगों को लगी रहती हैं और वो नेजल ड्रॉप्स, एंटी एलर्जी ड्रॉप्स डालते हैं, वो पेशेंट्स ठीक हुए हैं। जिनको बच्चों को एडिनोइड्स एंड टॉन्सिल्स के लिए ऑपरेशन कहा गया था कि ये काटने पड़ेंगे, वो हमारे पास ठीक हुए हैं। देखिए, हमारे पास कई ऐसे पेशेंट भी आते हैं, टॉन्सिल निकाल दिया, मतलब आपने एक कमरे से गार्ड हटा दिया और इन्फेक्शन थ्रोट की जगह सीधा लंग्स में जाएगा और वो पेशेंट्स को अस्थमा के चांसेस रहते हैं। गॉड गिफ्ट है ये टॉन्सिल्स, इसको बचाना एक होम्योपैथ का फर्ज है ताकि वो गार्ड बचे रहें और ना थ्रोट में इन्फेक्शन हो, चेस्ट में इन्फेक्शन हो। हमारे पास माइग्रेन के बहुत पेशेंट्स ठीक हुए हैं, हम उनका रीजन ढूंढते हैं। अस्थमा, जॉइंट पेन्स, रोमैटिक अर्थराइटिस, किडनी स्टोन्स, तो हम कह सकते हैं कि हर चीज का इलाज है अगर सही से काम किया जाए। इवन बाल्डनेस, हेयर फॉल के केसेस, विटिलिगो, फुलवेरी के केसेस, अभी आपको शायद पेशेंट ने रिव्यू दिया होगा, वो हमारे पास ठीक हुए हैं। एक्जिमा सोरेसिस, जो कि एक्जिमा सोरेसिस, विटिलिगो एक स्किन डिजीज नहीं है, इम्पैक्ट ऑन स्किन है, दिस आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अगर उसको हम स्किन डिजीज कहेंगे तो पेशेंट क्या करते हैं, स्टीरॉइड ऑइंटमेंट्स लगाते रहते हैं, जो कि अंदर से इम्यूनिटी भटकी हुई है, उसका इम्यून सिस्टम जब इंक्रीज करेंगे, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, हमारी इम्यूनिटी खुद इन डिजीज को ठीक करेगी। तो उनका भी ट्रीटमेंट होम्योपैथी में है। पेशेंट्स से जब हम बात कर रहे थे तो कई सारे ऐसे पेशेंट्स भी थे जो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल से जो नकारे हुए हम कह सकते हैं, क्योंकि एक पेशेंट का रिव्यू बहुत ज़बरदस्त था कि उनकी वाइफ को पैरालिसिस का अटैक हुआ और डॉक्टर्स, क्योंकि हम अगर एलोपैथी में अगर हम जाएं, किसी भी थेरेपी की हम वो बुराई नहीं कर रहे, पर उनको काफ़ी टाइम तक हॉस्पिटल में रखा भी गया और बाद में वो आपके पास आए और विद इन लाइक 3 और 4th डे ही उनको जो है उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो गया, उनकी वाइफ की बॉडी में मूवमेंट भी शुरू हो गई थी। मैडम, उस पेशेंट की हमने साइकोलॉजी समझी, उस पेशेंट में हिडन सिम्टम हमने समझे, हिडन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो हमने समझे, हमने उन चीज़ों के ऊपर दवाई दी और बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया। हॉस्पिटल, देखो हर पैथी का अपना एक वो है, हम क्रिटिसाइज नहीं करते, एलोपैथी बहुत डिजीज में काम आती है, बट मैं ये बड़ा श्योरली कह सकता हूँ क्योंकि कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, लाइक जैसे हम क्रोनिक डिजीज कहते हैं, उसका होम्योपैथी में इसलिए क्योर है क्योंकि हमारी जो मेडिसिन है वो बाय डिफॉल्ट ही इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करती हैं
और वो एम्ब्रोलॉजी की थ्योरी है जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ऑर्गन्स ऑफ मीजोडर्म, उसमें काम करती है। क्योंकि छोटे से शब्दों में बताऊंगा क्या होता है कि जब किसी को स्किन रैशेस होते हैं वो एक्टोडर्म में होते हैं, फर्स्ट लेयर ऑफ बॉडी। जब वहाँ से हम ऑइंटमेंट या स्टीरॉइड से स्प्रेस करते हैं तो डिजीज सेकंड लेयर में जाती है। सेकंड लेयर से बनती है हमारा लंग्स एंड गैस्ट्राइटिस। और जब हमारे पास पेशेंट आफ्टर सप्रेशन फ्रॉम फर्स्ट लेयर टू सेकंड लेयर आएगा, जब हम उसके अस्थमा की ट्रीटमेंट करेंगे, लंग्स की, तो ऑटोमेटिकली उसकी सेकंड लेयर ऑफ बॉडी जो एंडोडर्म है वहां से निकल के फर्स्ट लेयर में आएगी। तो डिजीज जैसे गई वैसे ही बाहर आई, परमानेंट क्योर होगा। अगर डिजीज मीजोडर्म में चलेगी, ये जॉइंट पेन्स हो गए और हिस्ट्री में है कि उसको पहले स्किन डिजीज रहती थी 5 साल पहले, 6 साल पहले, जब हम उसकी जॉइंट पेन्स का ट्रीटमेंट करेंगे, ऑर्गन्स ऑफ थर्ड लेयर में मीजोडर्म के ऊपर वर्क करेंगे, वहां दवाई काम करेगी तो फर्स्ट लेयर में आएगी, तो वो परमानेंटली ठीक हो जाएगा। मतलब जहां से डिजीज गई है वहीं से वो रिमूव होगी। क्योंकि हमारा जब मेडिसिन देते हैं, जो हमारा ढंग है वो कॉज के ऊपर काम करती है। जब हम दवाई देंगे इम्यून सिस्टम इंक्रीज होगा, इम्यूनिटी डिजीज को बाहर फेंकेगी। जैसे हम एक कमरे से कूड़ा निकाल के बाहर फेंकते हैं। एक क्योंकि होम्योपैथी के बारे में एक ये बहुत सारी लोगों के व्यूज बने, विचार एक बना हुआ है कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो बड़े धीरे से काम करती है। क्योंकि अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब होम्योपैथी भी इस लेवल तक डेवलप हो चुकी है कि वो इंस्टेंट रिलीफ तक के मेडिसिन भी अब होम्योपैथिक में आ गए। वो पहले भी था, वो अब भी है। एक्चुअली क्या है, जब पेशेंट हमारे पास बहुत सारी दवाइयां खाने के बाद आता है तो कुछ मंथ तो उसकी दवाई छुड़ाने में लग जाते हैं। ठीक। जैसे स्टीरॉइड्स ले रहा है, उसकी बॉडी में से वो असर खत्म करना होता है। जॉइंट पेन्स है, उसमें स्टीरॉइड शुरू हो गए हैं, तो हम जब मेडिसिन छुड़वाएंगे तो विड्रॉल सिम्टम आएंगे। तो पेशेंट समझता है कि बीमारी बढ़ गई होम्योपैथी से, वो बढ़ती नहीं है, वो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। क्योंकि वो पहले जो अंदर है शरीर में उसको खत्म करना है, सो दैट कि मेडिसिन वर्क करे। इट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट एज, क्रॉनिसिटी ऑफ डिजीज और पहले क्या ट्रीटमेंट ले चुका है। अगर हमारे पास डायरेक्ट पेशेंट आता है तो मैं वेरी श्योर कहता हूँ पेशेंट की इमीडिएटली डाइट चेंज करते हैं। क्रॉनिसिटी मतलब कि उसको पहले कितनी लंबी, वो पुरानी कितनी है वो बीमारी। डायरेक्ट पेशेंट आएगा, हम उसकी डिजीज को समझेंगे, उसको इम्यून थेरेपी देंगे, इम्यूनिटी की मेडिसिन देंगे, उसके साइकोलॉजिकल कॉजेज, मेंटेनिंग कॉजेज के ऊपर हम काम करेंगे, तो वो परमानेंटली ठीक होगा। उसकी डाइट अगर इरेगुलर है वो हम चेंज करेंगे, अगर उसकी स्लीप में प्रॉब्लम है हम वो चेंज करेंगे, अगर वो ड्रग्स लेता तो उसको समझाएंगे कि ये आपकी बॉडी को खराब कर रहा है, इम्यूनिटी को भटका रहा है, तो हम वो एक्यूरेट करेंगे। तो ऐसे हम पेशेंट को, अगर डायरेक्ट हमारे पास आता है, वो किसी भी बीमारी का है, वो ठीक हो सकता है। तो बच्चे को डर्मेटाइटिस थी पूरे स्किन में, तो हमने उनकी मदर की हिस्ट्री ली प्रेगनेंसी में, तो पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें बिल्कुल ठीक था। फिर मैंने फर्स्ट टेमेस्टर, सेकंड टेमेस्टर, थर्ड टेमेस्टर पूरा पूछा, तो रिमाइंड हुआ उनको कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स एंड नोजिया, खाना पचता ही नहीं था, तो बहुत वीक हो गई थी, हेमोग्लोबिन लो आ गया था, एंड बच्चा जब पैदा हुआ तो उसको स्किन में डिजीज थी। तो हमने इसमें एलिमेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन, एलिमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ फ्लूइड्स एक सिम्टम लिया, जिसमें हमारी होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं, उसमें हमने चूज करके बच्चे को दी, और बच्चे में आई नो की चेंजेस आएंगी क्योंकि हमने कॉज रूट के ऊपर काम किया है। तो ये भी मेरे को पहली बार पता लगा, क्योंकि नॉर्मली हम जब बात सुनते हैं यही सुनने में आया है कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो पूरी ज़िंदगी वैसे ही रहती है, कि वो भी अब मतलब उसको भी हम क्योर कर सकते हैं, उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये मुझे पहले बार ये सुनने में आया। कोई भी डिजीज है, अगर हम उसका रूट कॉज पकड़ लेते हैं कि ये उसकी जड़ है और उस पर काम करते हैं तो ट्रीटमेंट है। इवन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जिसका कहा गया है कि हमारे अंदर इम्यूनिटी भटकती है, और वो भटक जाती है, उसको ठीक करना मुश्किल है। अगर वो इम्यूनिटी भटकी क्यों है, अगर हम रीजन फाइंड आउट कर लें तो ट्रीटमेंट है उसका। सो डॉक्टर रजनीश, होम्योपैथी क्लिनिक अगर बात की जाए तो यहाँ पर कौन कौन से ट्रीटमेंट्स पेशेंट्स को दिए जाते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग? मैडम देखो, हमारा फर्स्ट तो वही होता है कि टू फाइंड आउट कॉज ऑफ डिजीज, जैसे मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया जी। सेकंड, फिर हम उसको डाइट गाइड करते हैं, हमारे यहाँ डाइट डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग यहाँ होती है, और अगर नीड है कि मस्कुलर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ गई है और वो लाइक फ्रोजन छोड़ रहा है, जाम हो गया है, तो हम यहाँ फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं। यहाँ हमारे पास न्यूरो एंड ऑर्थो फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, तो हम सब देख के कि इस पेशेंट को क्या ज़रूरत है वहाँ जाते हैं। इवन हमारे यहाँ स्किन लेज़र भी होता है, पर हम देखना पड़ता है कि उसको लेज़र की ज़रूरत है या वो मेडिसिन से ठीक हो जाता है। अकॉर्डिंगली हम उसको बड़ा जेन्युइन गाइड करके फिर बहुत सारी बातें भी हो गई हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हमने काफ़ी सारे दर्शकों को भी दे दी हैं। और अब एक जो आखिरी चीज़ बचती है वो है अपने क्लिनिक का एड्रेस बताइए, और कैसे वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे जो अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं, कैसे या फिर वो वॉक इन भी आ सकती हैं, वो सारी बताइए। हमारा एड्रेस है जी, हाउस नंबर HM8 फेज 3B1 मोहाली, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9872
490151। सो बिल्कुल जैसे डॉक्टर रजनीश गुप्ता ने बताया कि ये है उनका एड्रेस और उनके जो फ़ोन नंबर है, नीचे जो एक पट्टी चल रही है उस पर एड्रेस भी मेंशन किया हुआ है और उन पे फ़ोन नंबर भी चल रहा है। सो जो अगर किसी भी पेशेंट को, अगर किसी को भी ज़रूरत लगती है, वो काफ़ी समय से, लंबे समय से मेडिसिन खा रहे हैं और उनको असर नहीं दिख रहा है, तो वो एक बार ज़रूर डॉक्टर रजनीश गुप्ता से आकर ज़रूर मिलें। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए आप द समर न्यूज़। मेरी पहली बेटी थी, 11 साल के बाद पैदा हुई थी। तो जब मैं इनके पास आया, बड़ी उम्मीद से, वैसे मन कर रहा था शायद मुझे यहाँ कहीं रास्ता मिल जाएगा। आया, इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने फ़ाइल देखी, बनाई भी, सारा मेरे से पूछा। जब इन्होंने बताया तो कहा कि संजीव जी, मैंने सारा कुछ स्टडी कर लिया, आप बेफिक्र हो जाओ। आज से ये बेटी मेरी है, आपको जब ठीक हो जाएगी मैं आपको सौंप दूँगा। तो 9 महीने इन्होंने ट्रीटमेंट किया उसका, और फर्स्ट वीक से ही मेरे हिसाब से तो मुझे रिजल्ट मतलब दिख रहे थे और मुझे थोड़ी ना राहत मिली। मैंने वैसे सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, बट मेरी सोच से भी परे चला गया। मेरी बेटी है 6 साल की थी उस टाइम, तो उसको ना आँख पे थोड़ा सा फुलवैरी का हुआ था मार्क, तो उससे हम बहुत घबरा गए थे। पूरे मॉर्निंग हमने देखा था, तो इवनिंग जब उसके पापा आए ड्यूटी से तो हमने पूरा चंडीगढ़ घूमा, तो उस टाइम पूरे डॉक्टर चले गए थे। फर्स्ट टाइम में बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला हमें। कितने टाइम में उनकी जो स्किन डिजीज थी वो क्योर हो गई कम्प्लीटली, वो पूरी ठीक हुई? मैम 150 ईयर, 1.5 साल में। मुझे ये लगा कि जो थायराइड है बेसिकली ये बहुत सारी और बीमारियों को करता है। तो मैं डॉक्टर रजनीश के आया तो उन्होंने जो है एक तो उसके बहुत डीपर टेस्ट कराए, जो जनरली थायराइड के टेस्ट लोग कराते हैं, सही आता है, बट स्टिल देयर आर सिम्टम ऑफ थायराइड। तो उन्होंने काफ़ी डीपर टेस्ट कराए, उन टेस्ट से उन्होंने निकाला कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और बहुत क्विकली वो थायराइड ठीक हो गया। उसके बाद और भी जैसे कोई मुझे सिम्टम होता है तो मैं आता हूँ, तो मैं एलोपैथी प्रेफर नहीं करता, मैं होम्योपैथी प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद होम्योपैथी उससे मतलब कम तेज़ तो असर नहीं करती, मतलब उसके इक्विवेलेंट तो है ही कम से कम। तो इसलिए मुझे होम्योपैथी मतलब लेना अच्छा लगता है। मुझे मल्टी प्रॉब्लम थी, शुगर की मेन हो गई, मेन चेस्ट की हो गई, बाकी थोड़ी बहुत ही रहती हैं और भी। तो मैं सर के पास ही आ रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जिस तरीके से बात करने का डॉक्टर का लहजा और बात समझने का? पॉजिटिव माइंड है, पॉजिटिव सोचते हैं पेशेंट, तो आधा उनसे बात करके ठीक हो जाता है, बाकी मेडिसिन से हो जाता है जो देते हैं वो। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜੋਸੀ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਬਟ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਗ ਹਿਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। जब मेरा बेटा छोटा था, 3.5 साल का था, तो अब वो 14 इयर्स का हो चुका है। तो उसको एक्चुअली बचपन में ही थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, तब 2-3 इयर्स का था, तो उसको एक्यूट कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आई थी। तब हम जम्मू में थे, अनीमा भी हमने करवाया, कि जो कि हमारे लिए बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर था। हम डॉक्टर के रजनीश गुप्ता जी के पास आए, तो मैंने अपने बेटे की बात करी, तो इन्होंने बोला कि मैम आपका बेटा ठीक हो जाएगा। तो इन्होंने हमें 5 मंथ का टाइम दिया कि 5 मंथ आप इनको मेडिसिन दो। विदिन 3 मंथ मेरे बेटे की कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह क्योर हो गई। मुझे एक्चुअली सीजनल एलर्जी थी, मतलब हर साल ना, तो मैंने पहले अपना एलोपैथी भी ली, तो फिर उसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इनके पास आया तो मैं मतलब विदिन ए मंथ आई एम ओके। हाँ जी, तो अब मुझे कभी नीड पड़ी नहीं। डॉक्टर रजनीश को मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ और मैं अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आया था। उसको अराउंड 3 साल से कुछ न्यूरो प्रॉब्लम आ गई है, तो जो हमने डायग्नोस कराया था, मैं एम्स भी ले गया था उसको, पीजीआई भी ले गया था, तो उन्होंने अटैक्सिया बताया। कहते इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अमेरिका में भी रिसर्च चल रही है। तो मैंने क्यों ना मैं एक बार रजनीश से करूं कांटेक्ट। तो मैंने ये कहते भी होम्योपैथिक में स्लो है, लेकिन हर एक चीज़ का इलाज है।
4-5 मंथ्स हो गए हैं, उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, इम्प्रूवमेंट है। अब जैसे वो अपना खाना भी खुद खा रहा है, जूस वगैरह लेना होता है वो खुद लेता है, पहले हमें पिलाना पड़ता था उसको।